गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब हम प्रिपरेशन ऑफ एमीन सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने कुछ मेथड सीखा था। आज हमारा जो टारगेट होगा वो हम नेक्स्ट मेथड लेंगे, जिसमें हम एमाइड से एमीन को बनाने के मेथड को सीखेंगे। सो लेट अस सी कि हाउ एमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीन। तो सबसे पहले बच्चों ये जानना है कि from amide कि how the amide can be named in IUPAC system। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप, ये एमाइड होगा। इसको हम प्राइमरी एमाइड बोलते हैं अगर NH2 ग्रुप है वहां पर। ये ग्रुप जिससे अटैच्ड है, मान लीजिए ये CH3 से अटैच्ड है, ठीक है। तो अब ये एमाइड हो गया क्योंकि इसमें CONH2 ग्रुप अटैच्ड है विद द C। अब एमाइड की नेमिंग करने के लिए आईपीएसी सिस्टम में इसको हम एल्केनामाइड बोलते हैं। मींस एमाइड एज ए सफिक्स यूज करेंगे टू द नेम ऑफ एल्केन। और एल्केन कौन सा होगा ये जानने के लिए जो कार्बोनेटम CONH2 का है यहीं से नंबरिंग कर दीजिए 1 और ये हो जाएगा 2। तो यहां पर 2 कार्बन है तो इथेन बना, और इथेन में एमाइड जोड़िए तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों इथेनामाइड। सिमिलरली प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, ठीक है। इस तरह से एमाइड की नेमिंग करी जाएगी। अब मेथड क्या है एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करने के लिए? तो मेथड का नाम है, यहां पर 2 मेथड्स हैं। जो पहला मेथड है वो है रिडक्शन। तो एमाइड के रिडक्शन से बाय रिडक्शन, जैसा कि आप जानते हैं कि रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाता है। तो ये रिडक्शन आप LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम मरकरी एमेल्गम और इथाइल अल्कोहल से, ये भी हाइड्रोजन का सोर्स है। जब इसका रिडक्शन होगा तो CO ग्रुप जो है ये आपका CH2, अगर O हटेगा यहां से तो ये 2 वैलेंसी इस पर क्रिएट हो जाएगी और इन दोनों बैलेंसेस को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगा और NH2 ग्रुप ऐसा रहेगा। तो जो एमाइड है वो किसमें, इथेनामीन में कन्वर्ट हो गया, इथेनामीन, ठीक है। तो ये पहला मेथड था कि बाय रिडक्शन। इस मेथड की खासियत ये है कि इस मेथड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में भी उतने ही कार्बन एटम है। बच्चों एक दूसरा मेथड भी है यहाँ पर एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करने के लिए, और जो कि इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी है, जिसका नाम है हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है, हाफमैन नाम है। ब्रोमामाइड मतलब एमाइड का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो एमीन मिलेगा उसमें एक कार्बन एटम प्रोडक्ट से कम होगा। तो जो प्रोडक्ट है वो डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड मतलब उसमें जो कार्बन एटम की संख्या है वो एक कार्बन कम हो जाएगा। एमीन विथ 1 कार्बन lesser than amide is obtained। यहां पर जो हमें एमीन मिल रहा है उसमें एक कार्बन कम होगा। लेट अस सी कि ये रिएक्शन हम लिखेंगे कैसे। यहां पर एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों एमीन यहां भी बन सकता है। ये हमारा एमाइड है। एमाइड रिएक्ट्स विद ब्रोम तो हो जाएगा ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड मीन्स एमाइड इज रिएक्टिंग विद ब्रोमीन। तो यहां ब्रोमीन लिखिए, और ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगा। ये एक्वस या एल्कोहलिक हो सकता है, एक्वस और एल्कोहलिक NaOH या KOH ले लेंगे। अब ऐसे में जब रिएक्शन होगा तो होता क्या है देखिए,
जो एल्काइल ग्रुप है जो कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड है ये सीधे यहां से शिफ्ट हो जाएगा N ऑफ NH2 पर, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो बन जाएगा RNH2, और साथ में हमें NaBr, Na2CO3 और साथ में इसको 4 कर दीजिएगा 2H2O। तो ये जो है बाई प्रोडक्ट है और हमें एमीन मिल जा रहा है जिसमें एक कार्बन एटम कम है। अब आप देखिए कौन सा कार्बन कम हो रहा है, ये कार्बोनिल वाला कार्बन कम हो रहा है और ये सीधे कहां चला जा रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनेट में चला जा रहा है। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर एरोमेटिक एमाइड आल्सो, जैसे ये बेंजामाइड है, ठीक है ये। और अब ये रिएक्शन कई बार आता है कि कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट द रिएक्शन। तो कंप्लीट द रिएक्शन तो सबसे पहले हमें पहचान में आना चाहिए कि वो हाफमैन रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि अगर एमाइड लिखा हुआ है, ठीक है, और एरो पर Br2 या NaOH या KOH या कई बार OBr माइनस केवल आपको दिखाई पड़ेगा। तो अगर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये इंसिट्यू इसके रिएक्शन से बनता है मैकेनिज्म में, NaOH और Br2 के रिएक्शन से ये बनता है NaOBr, तो ये फिर फर्दर रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो कई बार एरो पर ये स्पीसीज भी लिखी रहती है। तो पहचानना कैसे है कि एमाइड और यहाँ Br तो ब्रोमामाइड हो गया, ब्रोम और ये एमाइड ब्रोमामाइड हो गया। तो जब आपको ये पहचान में आ जाए तो इसके बाद सीधे क्या करना है, जो एल्किल या फेनिल ग्रुप वहां लगा हुआ है उसको सीधे NH2 से जोड़ दीजिएगा और इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो डिग्रेडेड होगा, उसमें एक कार्बन एटम जो रिएक्टेंट है स्टार्टिंग एमाइड है उससे कम हो जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इस तरह से आपने बच्चों देखा डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमीन। नाउ वी विल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, ठीक है, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। तो बच्चों अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें प्रॉपर्टीज, तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे तो जो लोअर मेंबर्स हैं ये कलरलेस गैसेस हैं जिसमें फिशी स्मेल होगी, और जो हायर मेंबर्स हैं जिसमें 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन एटम है वो लिक्विड होते हैं, और हायर मेंबर्स को देखेंगे तो वो जनरली सॉलिड होते हैं, क्योंकि जो लोअर मेंबर्स हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और जैसे जैसे आप हायर मेंबर्स में जाएंगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। अब बच्चों अगर इनमें एरोमेटिक एमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें तो ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, लेकिन जब इनको एक्सपोज किया जाता है एयर से तो ये कलर एक्वायर कर लेते हैं ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन। यहाँ पर जो इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है इसकी सॉल्युबिलिटी, ये जरूरी है सॉल्युबिलिटी। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें बच्चों तो जो लोअर मेंबर्स ऑफ एमीन है वो वाटर में सॉल्युबल है। द लोअर मेंबर्स ऑफ एमीन आर सॉल्युबल इन वाटर। दिस इज ड्यू टू किस वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बड़ा होगा वैसे वैसे वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होने लगेगी। तो लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्किल ग्रुप, विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि जब एल्किल ग्रुप बड़ा होगा तो इस NH ग्रुप के जो पोलर पार्ट है, जो इफेक्ट है इसका पोलर पार्ट के इफेक्ट को ये कम कर देगा। तो इसी तरह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती चली जाएगी। अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जैसा हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि इस बात पर डिपेंड करता है
कि हाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस आर हेल्ड टुगेदर, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, ये वीक है या स्ट्रांग है। तो अब अगर हम एमीन में देखें बच्चों, सबसे पहले प्राइमरी एमीन की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि एमीन में ये नाइट्रोजन है और इस पर ये प्राइमरी एमीन है इस तरह से, और यहाँ पर एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जो प्राइमरी एमीन्स हैं दे आर एसोसिएटेड बाय, किससे एसोसिएटेड होंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं आर ग्रुप और यहां से भी ये H हो जाएगा, N हो जाएगा और यहाँ R और फिर यहाँ पर H। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्राइमरी अमीन है इट्स मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड बाय किससे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, its molecules are associated by intermolecular hydrogen bonding और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पर ज्यादा बनते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंडरी अमीन की बात करें बच्चों तो वहां भी अगर आप देखें तो सेकेंडरी अमीन में भी जो एसोसिएशन है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है। ठीक है, तो यहां भी आप देखेंगे तो यहां भी मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन टर्शियरी अमीन के केस में आपको टर्शियरी अमीन में आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगा, नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब जो अगर मॉलिक्यूलर मास सेम रखा जाए तो जो प्राइमरी अमीन होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे देन सेकेंडरी अमीन और फिर टर्शियरी, क्योंकि हियर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर जो मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन है वो केवल वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट है। अगर हम कंपेयर करें इनके बॉइलिंग पॉइंट को एल्कोहल से, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम रखा जाए तो हम ये पाएंगे कि जो एल्कोहल्स हैं, एल्कोहल्स की बॉइलिंग पॉइंट एमीन से ज्यादा होगी बच्चों। और उसका कारण है कि यहाँ पर OH ग्रुप होगा और यहाँ पर NH ग्रुप होगा। तो OH ग्रुप की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही कारण है कि जो एल्कोहल्स हैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट एमीन से ज्यादा होगी। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। Now we will see the chemical properties of the amine. Amines are chemically reactive class of compound और उसका कारण है कि amines में बच्चों अगर आप देखें तो amine का जो स्ट्रक्चर है it is also just like अमोनिया है, इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एल्काइल। ठीक है, अब बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, तो इस तरह से है एमीन। तो ये बॉन्ड पोलर है एक्चुअली, ये डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव। तो एक तो इस बॉन्ड के पोलर होने की वजह से दे आर मोर रिएक्टिव और दे आर आल्सो रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से जो एमीन्स हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लोन पेयर की वजह से इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो बच्चों ऐसे कंपाउंड जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो सब क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं। और अगर वो लेविस बेस है तो वो एसिड से रिएक्ट होना चाहिए। तो अगर हम ये रिएक्शन देखें तो जो जैसे मेथिल एमीन है, ठीक है, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद एसिड तो होता ये है कि जो लोन पेयर NH2 का है ये प्रोटॉन जो एसिड में है उसके साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है। ठीक है, और ये एक साल्ट बना देता है बच्चा,
क्या बना दिया, साल्ट, मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो चूंकि ये एसिड है तो ये बेस है और ये हमारा साल्ट बन गया। इस रिएक्शन में ये शो हो रहा है कि जो एमीन्स हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं और दोनों एसिड से रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं। और ये जो साल्ट होता है ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल इन वाटर। और अगर उस सॉल्यूशन में जिसमें वाटर में ये डिजॉल्व हो रहा है उसमें अगर हम बेस मिला दें तो ये वापस अपने जो इनिशियल एमीन था उसमें ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी जो है, द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एमीन, दिस property can be utilized for separation of amine from the mixture of amine with non-basic organic compound। तो मान लीजिए कि आपको एक मिक्सचर दिया गया है जिसमें एमीन भी है और साथ में कोई नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से एमीन को आप अलग करिए। तो हियर द बेसिक प्रॉपर्टी और द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द एमीन कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर दिस सेपरेशन। तो होगा क्या कि सबसे पहले हम इसमें एसिड मिला देंगे। तो जब हम एसिड मिलाएंगे तो जो इसका बेस मतलब एमीन है, जो एमीन होगा वो एसिड से रिएक्शन करके साल्ट बनाएगा और वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। जबकि जो हमारा दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन बेसिक है, वो एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। तो उसमें दो लेयर बन जाएगी, एक एक्वस लेयर बन जाएगा और एक ऑर्गेनिक लेयर। एक्वस लेयर को हम वहां से निकाल लेंगे, उसका बेसिफिकेशन करेंगे और हमें ओरिजिनल एमीन मिल जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज वेरी यूजफुल फॉर सेपरेशन ऑफ एमीन फ्रॉम इट्स मिक्सचर विद नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अब हम इसके बेसिक कैरेक्टर को और डिटेल में स्टडी करेंगे बच्चों। अगर हम बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करें इसका अमोनिया के साथ, तो बच्चों हम ये देखेंगे कि जो इनका बेसिक कैरेक्टर है, जो एमीन्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। If we compare the basic character of amine with ammonia, then we found that what we noticed that the amines are stronger base than ammonia। ये stronger base है और उसका रीजन है कि जो R ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो प्लस आई इफेक्ट से ये क्या करता है कि जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो ये इजिली प्रोटॉन के साथ क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो अब अगर हम ये देखें कि इफ वी पुट एमीन, एलिफेटिक एमीन इन वाटर, सो व्हाट हैपेंस, वाटर में H प्लस ओ H माइनस है, तो ये H प्लस प्रोटॉन जो वाटर में है उसके साथ कोऑर्डिनेट होगा तो बनाएगा क्या, RNH3 प्लस और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन विल बी लॉस्ट इन द मीडियम। तो बिकॉज ऑफ दिस कि ये जितना ज्यादा वह H प्लस के साथ कोऑर्डिनेट होगा उतना ही ज्यादा मीडियम में हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। सो दिस शोज दैट एमीन्स आर बेसिक इन नेचर। नाउ सिंस इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, तो हर रिवर्सिबल रिएक्शन में एक इक्विलिब्रियम होगी जिसका एक कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये एक रेशियो होता है प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट का टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम जानते हैं कि वाटर का कंसंट्रेशन नियरली कांस्टेंट रहता है, तो यहां पर जो K इंटू वाटर है इसको हम KB भी बोलते हैं।
बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहां से जो Kb होगा, दिस Kb विल बी R NH3 प्लस इंटू OH माइनस अपान R NH2, ये हो जाएगा। ओके, तो अब यहां से हम देख रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड के लिए अगर Kb की वैल्यू लार्जर है तो वो ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि अगर Kb की वैल्यू लार्जर है तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारा एल्किल अमीन है, एलिफेटिक अमीन्स हैं, उनकी Kb वैल्यू अमोनिया से ज्यादा होती है। सो दिस शोस दैट कि जो हमारे एलिफेटिक अमीन्स हैं दे आर मोर बेसिक देन अमोनिया। अब यहाँ पर एक चीज ये आती है कि जो कई बार बेसिक करेक्टर को हम Pkb के फॉर्म में भी लिखते हैं, Pkb इज नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। तो अब अगर Pkb छोटा है, इफ Pkb इज स्मॉलर तो Kb लार्जर होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर Pkb ग्रेटर है तो Kb स्मॉलर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव लॉग है, तो उस समय जो बेस होगा वो वीकर बेस होगा। क्लियर। अब बात आती है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन के बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करना। क्लियर। तो हम ये देखेंगे बच्चों यहां पर कि जो टर्शियरी अमीन है उसमें 3 एल्काइल ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं। जो सेकेंडरी अमीन है उससे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और प्राइमरी में 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस तरह से होता है। तो अब अगर आप इसमें देखें तो चूंकि R ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को N को डोनेट करेगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहां पर जो टर्शियरी अमीन है इसमें जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इन सेकेंडरी अमीन और एज कंपेयर टू इन प्राइमरी अमीन। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि टर्शियरी अमीन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमीन। लेकिन ये तभी होगा जब ये सभी अमीन किसमें होंगे, गैस फेज में होंगे, ये सभी गैसियस स्टेट में होंगे। तब आप देखेंगे कि टर्शियरी अमीन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमीन देन प्राइमरी अमीन। और उसका कारण ये है कि गैस फेज में केवल एक ही इफेक्ट काम करता है, वो है। लेकिन बच्चों यहीं पर अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, इसकी बात करें एक्वस सॉल्यूशन की, तो एक्वस सॉल्यूशन में ये देखा जाता है कि जो सेकेंडरी अमीन है ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है देन प्राइमरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। सो ये ऐसा रिवर्स ऑर्डर कैसे हो गया? वाई इन एक्वस सॉल्यूशन सेकेंडरी अमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी एंड टर्शियरी? तो बच्चों इसको जानने के लिए फिर हमें वही इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा जिसमें कि जब हम किसी अमीन को वाटर में रखते हैं तो ये वाटर के प्रोटॉन के साथ जो वाटर में H+ है उसके साथ कोऑर्डिनेट होगा ये, और यहां पर एक इक्विलिब्रियम बनेगी। तो बच्चों हमें इस इक्विलिब्रियम की स्टडी करना पड़ेगा। तो अब इसमें देखिए पहली बात तो यह है कि हाउ इजिली अमीन कैन कोऑर्डिनेट विद द प्रोटॉन। ये एक चीज हुआ कि प्रोटॉन का अटैक इस लोन पेयर के लिए कितना आसान है। तो अगर प्रोटॉन इस पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा बच्चों, बना ओके, और फिर हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि प्रोटॉन यहां पर अटैक क्यों करेगा, क्योंकि यहां लोन पेयर अवेलेबल है, और R ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट से यहां पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। तो लोन पेयर जितना ज्यादा अवेलेबल होगा प्रोटॉन उतना ही ज्यादा अटैक करेगा और ये बन जाएगा।
तीसरी बात ये आती है कि अगर ये आयन बन रहा है तो ये मीडियम में कितना ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो अगर ये मीडियम से ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होगी और ज्यादा ये बनेगा तो हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो यहां पर हमें तीन फैक्टर को एक साथ कंपेयर करना पड़ेगा और हमें रिजल्टेंट किसी कंक्लूजन पर पहुंचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है कि वहां पर लोन पेयर अवेलेबल हो जाता। तो अगर हम लोन पेयर की अवेलेबिलिटी की बात करें तो टर्शियरी में लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट टर्शियरी में सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? अब दूसरी बात ये आती है स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस, अब स्टीरिक हिंड्रेंस किस में? स्टीरिक हिंड्रेंस इन द अप्रोच ऑफ प्रोटॉन टू द एन फॉर लोन पेयर, कि H प्लस का अटैक इस लोन पेयर के लिए कितना सेफ है, ये हमें देखना है। तो बच्चों हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे N पर मोर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच होंगे वैसे वैसे प्रोटॉन पर अटैक क्या होने लगेगा? हिंडर्ड होने लगेगा। तो ये हिंड्रेंस लोन पेयर तो है लेकिन प्रोटॉन अप्रोच ही नहीं कर पा रहा है, पाथ ब्लॉक्ड है या ऑब्स्ट्रक्टेड है, मतलब हिंड्रेंस हो रहा है। तो ये हिंड्रेंस सबसे ज्यादा किस में है? टर्शियरी में। तो इसका मतलब टर्शियरी में प्रोटॉन इस पर अटैक ही नहीं कर पा रहा आसानी से, तो ये भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब टर्शियरी यहां पर क्या हो गया? लीस्ट हो गया। प्राइमरी में सबसे आसान है, देन सेकेंडरी, और टर्शियरी हमारा लीस्ट बेसिक होना चाहिए, क्योंकि टर्शियरी के केस में स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और प्रोटॉन का अटैक कम हो पा रहा है। अब तीसरा फैक्टर जो प्रोडक्ट साइड का है कि हाउ दिस एल्किल अमोनियम आयन इज स्टेबलाइज्ड। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ RNH3 प्लस बाय हाइड्रेशन इफेक्ट या सॉल्वेशन इफेक्ट। तो हाइड्रेशन इफेक्ट आपने पहले पढ़ा है कि हाइड्रेशन और सॉल्वेशन इज द स्टेबलाइजेशन ऑफ आयन बाय द मीडियम मॉलिक्यूल। तो ये जो आयंस होते हैं ये मीडियम मॉलिक्यूल से स्टेबलाइज होते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन। तो अब अगर हम इस स्टेबलाइजेशन की बात करें तो यहां पर स्टेबलाइजेशन दो फैक्टर से हो रहा है। एक तो ये है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट से भी इसका स्टेबलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज एल्किल ग्रुप पर डिस्पर्स हो रहा है। तो टर्शियरी में स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 3 R ग्रुप इस पे जुड़े हुए हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को इधर दे रहे हैं। लेकिन अगर टर्शियरी हुआ तो वो हिंडर्ड ज्यादा होगा, वो बनेगा ही कम, तो स्टेबलाइजेशन की बात बाद में आएगी। लेकिन अगर हम हाइड्रेशन इफेक्ट की बात करें यहां पर, तो अब हम इस फैक्टर को यहां पर इग्नोर करेंगे। अब हम केवल सॉल्वेशन इफेक्ट या हाइड्रेशन इफेक्ट की बात करेंगे। तो हाइड्रेशन इफेक्ट इज द स्टेबलाइजेशन ऑफ आयन बाय द मीडियम मॉलिक्यूल, दैट इज सॉल्वेशन इफेक्ट। तो अब हम ये देख रहे हैं कि प्राइमरी अमीन का जो एल्किल अमोनियम आयन है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब देयर इज मोर अट्रैक्शन बिटवीन एल्किल अमोनियम आयन एज वेल एज वाटर मॉलिक्यूल इन केस ऑफ प्राइमरी अमीन। अगर हम सेकेंडरी अमीन के बारे में देखें तो चिल्ड्रन यहां पर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा और यहां पर N होगा, H होगा, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चांस है। तो अट्रैक्शन थोड़ा कम है, कम एनर्जी रिलीज हुई, कम स्टेबल होगा। अब अगर हम टर्शियरी के केस में बात करें तो चिल्ड्रन इन केस ऑफ टर्शियरी इफ यू सी, तो यहां पर क्या हो रहा है? एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चांस हो रही है। तो इसका मतलब सॉल्वेशन इफेक्ट से स्टेबल एल्किल अमोनियम आयन किस में ज्यादा हो रहा है? प्राइमरी अमीन में। तो इस हिसाब से प्राइमरी अमीन शुड बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमीन देन टर्शियरी अमीन। तो अब अगर हम इन तीनों फैक्टर को देखें तो हमें यह मिल रहा है कि यूनानिमसली जो सेकेंडरी अमीन है इट इज मोस्ट बेसिक। कारण
कि उसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी भी सफिशिएंट है, स्टीरिक हिंड्रेंस भी कम है, तो प्रोटॉन का अटैक भी आसान है और ये एल्किल अमोनियम आयन बन जाएगा। और चूंकि स्टेबलाइजेशन भी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो रहा है, तो दैट्स वाई द सेकेंडरी अमीन इज मोस्ट बेसिक, देन प्राइमरी अमीन, क्योंकि टर्शियरी अमीन के केस में चूंकि स्टीरिक हिंड्रेंस है, तो अगर प्रोटॉन यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है तो ये बनेगा ही नहीं, तो ये स्टेबल होने की बात तो बाद में आएगी, क्योंकि यहां लोन पेयर तो है लेकिन प्रोटॉन अटैक ही नहीं कर पा रहा है, तो वो एल्किल अमोनियम आयन नहीं बन पाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहां पर एल्किल ग्रुप के जो उसकी लेंथ है, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उस पर भी फर्क पड़ता है। ये ऑर्डर आपको तब मिलेगा जब आपका एल्किल ग्रुप CH3 होगा। लेकिन अगर एल्किल ग्रुप CH3 के अलावा कोई लार्जर एल्किल ग्रुप होगा तो उस केस में सेकेंडरी अमीन तो यूनानिमस है, लेकिन अब अगर लार्जर एल्किल ग्रुप लेंगे तो प्राइमरी में भी थोड़ा बहुत हिंड्रेंस हो सकता है, और स्टेबलाइजेशन के इफेक्ट को लेंगे तो यहां पर हम ये देखेंगे कि टर्शियरी अमीन, क्योंकि यहां पर लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है, ये प्राइमरी अमीन से ज्यादा बेसिक हो जाएगा अगर हमारा R ग्रुप इथाइल है या कोई और लार्जर एल्किल ग्रुप है। तो ये आप ट्रेंड इसको याद रखेंगे कि सेकेंडरी अमीन हमेशा मोस्ट बेसिक होगा। बाकी यहां पर अगर मेथिल ग्रुप है तो टर्शियरी लिस्ट हो जाएगा, और कोई अदर ग्रुप है तो टर्शियरी को प्राइमरी से पहले लाना पड़ेगा। और ये सभी जो हैं दे आर मोर बेसिक देन अमोनिया, जिससे ये डिराइव हुए हैं। क्लियर चिल्ड्रन? अब हम एक और कंपाउंड लेंगे कि व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरिल अमीन। एराइल अमीन के केस में, एराइल अमीन के केस में अगर आप देखेंगे तो यहां का pKb वैल्यू काफी बड़ा होता है, इसका pKb वैल्यू मच लार्जर होता है देन अमोनिया, अमोनिया के pKb वैल्यू से। तो ऐसा क्यों है? तो अगर हम ये देखें कि एराइल अमीन में जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो कितना है, तो चूंकि एराइल अमीन में जो NH2 ग्रुप है वो एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड रहता है, लाइक दिस। यहां तक बात समझ में आ रही? ठीक है। और यहां पर जो बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, क्योंकि रेजोनेंस से जो लोन पेयर है इट इज विड्रॉल टुवर्ड्स बेंजीन रिंग, यहां पर, फिर उसके बाद यहां पर और फिर यहां पर, मतलब आर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जा रही है? डीलोकलाइज हो जा रही है बाई रेजोनेंस। तो चूंकि यहां पर नाइट्रोजन पर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कम होगा, यही कारण है कि जो एरिल अमीन्स हैं दे आर वीकर बेस देन अमोनिया। लेकिन अगर इस पे हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए आप इसमें OCH3 ग्रुप लगा दिए, ठीक है, तो ये क्या करता है, इस पर जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है उसको रेजोनेंस से बढ़ा देगा, लाइक दिस। तो जब यहां पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनिलीन। हाँ, लेकिन अगर वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, जैसे मान लीजिए वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप लग गया, लाइक दिस, अब क्या होगा? अब देखिए, आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है अपने तरफ पुल करेगा, फिर यहां शिफ्ट होगा, फिर ये बॉन्ड यहां आएगा और इस तरह से लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन रिंग में डिलोकलाइज हो जाएगा। तो चूंकि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप पुल्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिंग एंड रिंग पुल्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, तो जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई। तो चूंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो गई तो ये बेसिक कैरेक्टर को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप
decreases the basic character of aniline by reducing the availability of lone pair over nitrogen, but presence of electron donating group increases the basic character of aniline by more concentrating the electron pair over nitrogen. So hence here nitrogen lone pair is more available for coordination with the proton. Thank you for watching this video.